Yes, sir. So this is basically colligative properties and उसके formulas. सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, everything was going very smoothly, but suddenly एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, और वो प्रॉब्लम ये था कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उनके अंदर दिक्कत ये आ गई कि भाई सल्यूट जो है वो दो तरीके का होता है, वो हम भूल गए थे. दैट वाज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. दो तरह के आपको क्या मिलते हैं बच्चे? सल्यूट्स मिलते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं, यस यस बच्चे, व्हाट्स हैपनिंग? टेल मी व्हाट हैपेंड? समबडी स्पोक इन बिटवीन. ओके ग्रेट. चल, सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में तो कोई दिक्कत नहीं था. देयर वाज नो प्रॉब्लम विद नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वही आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिल रही थी इन केस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. But the problem was with the electrolytes. Electrolytes, for example, like NaCl, MgCl2, ZnCl2, all these are electrolytes. Electrolytes क्या होते हैं मेरे बच्चे? Electrolytes are those substances. Yaksh, Palak, please mute yourself. Please mute yourself. Yeah, thank you. Keep a note on your microphone. If it is unmuted, please mute it. नहीं तो पीछे क्या चल रहा है वो कहानियां हमें पता चल जाएंगी. All right, that's your secret microphone. Be very attentive. क्योंकि पीछे से मम्मी पापा कुछ गाली दे रहा होगा तो हमें सुनाई दे जाएगा, और फिर मैं चिढ़ा सकता हूँ आप लोगों को उस पे, है ना? So don't. Let's go. NaCl, MgCl2, ZnCl2, all these are basically your electrolytes. और इन electrolytes की वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं आप डालते तो 1 मोल हो, लेकिन जैसे ही NaCl 1 मोल डाला वो डिसोसिएट होता है इनटू Na+Cl-, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तो दोनों मिला के 2 मोल्स बना देता है. एंड दैट इज व्हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो है यहाँ पर कुछ चेंज दिख रहा था. जो हम इन फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी. एंड that was why because the relative number of solute particles change हो रहे थे. आपकी एक्सपेक्टेशन से या तो ज्यादा हो रहे थे या कम हो रहे थे. इन द केस ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएंगे, इन केस ऑफ एसोसिएशन वो कम हो जाएंगे. ऑलराइट, all these things explained in the video part. I'm not going in detail of that, but to solve this problem out, we came across a very special person in our life and his name was Van 't Hoff. Alright, Van 't Hoff भाई साहब आए और उन्होंने हमारी सारी मसलों का, सारी प्रॉब्लम का हल निकाल दिया. क्या निकाला उन्होंने हल? उन्होंने बोला कि भाई मेरा एक फैक्टर इंक्लूड कर लो in all the formulas of colligative properties. And what is that? Van 't Hoff factor. Where Van 't Hoff factor was defined as nothing but the ratio of, ध्यान से देखो जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं बॉक्स में, it is defined as the ratio of ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंटली निकलता है वो, ऑन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? जो थ्योरेटिकली आप कैलकुलेट करते हो यूजिंग दीज फॉर्मूलाज डाउन देयर विदाउट द आई. मतलब ये ओरिजिनल फॉर्मूलाज जो हम यूज करते थे ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं, लेकिन फिर जब हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए तो जो वेरिएशन, जो चेंज दिख रहा था उसका जब आप रेशो ले रहे हो तो वही हो जाता था आई, वैन हॉफ फैक्टर. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखा है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, है ना? ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला उसी में से डिराइव हो गया. क्या हो गया? देखो पहले वाले फॉर्मूला में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो देखो ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है वो नीचे चला गया है, और ये जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नीचे है, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो ऊपर आ जाएगा. क्यों आ जाएगा ऊपर भाई? क्यों आ जाएगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. ये रिलेशन कई बार डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, सो प्लीज माइंड दैट. एंड the third way your I was defined was nothing but number of particles after dissociation. मतलब practically जो आपको particles मिल रहे हैं that upon the actual number you took. For example, आपने NaCl का
1 मोल लिया था, लेकिन एक्चुअली में टूटने के बाद वो Na+Cl- 1 मोल इसका 1 मोल इसका. सो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मोल्स, बिफोर डिसोसिएशन 1. तो NaCl के लिए I की वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चे? 2. इज दैट क्लियर? सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट सब कुछ यहां पर आके खत्म नहीं हो गया. दिक्कत यहां पर खत्म नहीं हुई. दिक्कत क्या हुई कि भाई ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे, दे डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन. कंप्लीट डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता था. दे नेवर यूज्ड टू अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन या एसोसिएशन. आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बात करो, यू टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो, तो आप मानोगे नहीं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डिसोसिएशन पॉइंट पे जाके आपका इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl. ये जब टूटता है तो मेरे को Na+Cl- जरूर देता है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ ऑलमोस्ट 99% डिसोसिएशन ऑल्सो, इस प्रोसेस में एक रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू होता है and this system achieves an equilibrium. This is very very important. Please take care of this equation. कोई भी सल्यूट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दुनिया में जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा ही करेगा. और जब वो करेगा तो भाई यहां पर जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तो मतलब इसका कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहा होगा, अल्फा, जिसको हम बोलते हैं अल्फा. सिमिलरली जो मॉलिक्यूल्स आपके एसोसिएट होते हैं, द मॉलिक्यूल्स विच एसोसिएट, एसोसिएशन का मतलब क्या कि आपने डाले थे 2 मोल लेकिन एक्चुअली में वो 1 मोल की तरह बिहेव कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? डाले थे 2 मोल लेकिन एक्चुअली बिहेव कर रहे हैं वो 1 मोल की तरह. सो इन दैट केस आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा जिसको हम नाम देते हैं बीटा. सो बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. माइंड इट, व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन करना है? It is nothing but the number of particles that dissociate from the solute from 1 mole of solute. 1 मोल में से कितने डिसोसिएट होंगे वो अल्फा होता है. 1 मोल में से कितने एसोसिएट होंगे वो यहां पर बीटा होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन. How many particles associate 1 mole out of 1 mole? How many particles dissociate out of 1 mole? So this in the definition is very very important, degree of dissociation or association. तो एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर जो उठ गया था, the bigger question that came over here, कि भाई I और अल्फा एंड बीटा इन दोनों में रिलेशन निकालना जरूरी हो गया था. बिकॉज I will always not be equals to the number of particles. No, it will not always be. ये तभी होगा जब अल्फा और बीटा जो है वो 1 है, मतलब 100% एसोसिएशन है या 100% डिसोसिएशन है. बट वो तो हमने अभी अभी बताया कि वो कंप्लीट डिसोसिएशन या एसोसिएशन कभी होता ही नहीं है. सो इन दैट केस दिस केम अप, वैन टॉफ केम अप विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. देखो ये 2 बॉक्स में मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, अल्फा और बीटा का रिलेशन विद आई. इज दैट क्लियर? वंस अगेन डिराइव्ड इन योर वीडियो लेक्चर्स. लास्ट वीडियो लेक्चर जो वैन टॉफ फैक्टर वाला मैंने अभी अपलोड किया था उसके अंदर हमने ये डिराइव भी किया है रिलेशन. बट आपको डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला है. अगर फॉर्मूला याद हो गया है तो यू कैन कीप गोइंग ऑन विद दैट. बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना आता है कि भाई अल्फा समझ में आ गया, बीटा समझ में आ गया, आई समझ में आ गया, बट बच्चे ये एन में कंफ्यूज रहते हैं. अब एन क्या होता है बच्चे? अल्फा वाले फॉर्मूला में एन इज नथिंग बट आपके सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें वो डिसोसिएट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा कि NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बच्चे? 2. तो इसका n वैल्यू 2 हो गया है, नॉट I वैल्यू, n वैल्यू 2 हो गया है. एंड माइंड इट, I will be equal to n only and only when alpha is equals to 1. मतलब जब 100% डिसोसिएशन दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में, तब आप डायरेक्टली I को n के साथ इक्वेट कर सकते हो.
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर बच्चे, इस पार्ट को अच्छे से समझ लो, न्यूमेरिकल्स मोस्टली इसी पार्ट में से बनते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा रिलेटिंग विद आई। दोनों में डिफरेंस क्या है? n-1 है और यहां पर देखो 1/n-1 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1/n की वैल्यू नहीं है, n की ही वैल्यू है यहां पर। वो बोलता है कि आपका जो सल्यूट है वो सोल्यूशन में जाने पे डाइमर बनाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइमर? कि उसके दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो इन दैट केस उसका n वैल्यू 2 होगा। प्लीज 1/n 2 नहीं होगा, माइंड दैट। कुछ बच्चे यहां पर ही गलती करते हैं, 1/n 2 नहीं होगा, n की वैल्यू 2 होगी। इज दैट क्लियर? ऐसे ही अगर वो दे देता है कि ट्राइमर बनाता है तो n का वैल्यू 3, ऐसे ही वो बोल देता है टेट्रामर बनाता है तो n की वैल्यू 4, पेंटामर बनाता है तो n की वैल्यू 5, बट डोंट गो सो फार। आपके क्वेश्चंस डाइमर या ट्राइमर वाले पार्ट पे खत्म हो जाएंगे, इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बट ये वर्ड्स का ध्यान रखना, अगर उसने लिखा है कि डाइमर बनाता है तो n की वैल्यू 2 है, ट्राइमर बनाता है तो n की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 3 है। इज दैट क्लियर? सो अल्फा बीटा क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहां पर आया वो क्या था मेरे बच्चे? द क्वेश्चन ओवर हियर वाज कि भाई ये आई को हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में इनकॉर्पोरेट करना रहेगा, एंड दैट इज व्हाट Van 't Hoff incorporated I value in all the colligative property formulas. Can you see, all of you, can you see the small I in the formula? Is that clear? अब ध्यान से देखो इन फॉर्मूलाज को, ध्यान से देखो बच्चे। इसके अंदर अगर I का वैल्यू 1 हो जाता है, इफ I's वैल्यू इज 1, तो आपके जितने भी पुराने वाले फॉर्मूलाज थे जो हमने शीट नंबर 1 पे देखे थे, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो इफ दैट आर एक्टिवेटेड, दैट मींस अगर I की वैल्यू 1 आ रही है तो ना ही आपका सल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, ना ही आपका सल्यूट एसोसिएट हो रहा है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली उसने कंडीशन बताया कि इफ I's वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, अगर I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है फॉर एनी सल्यूट, दैट मींस कि वो सॉल्यूशन में जाने पे डिसोसिएट होगा। और अगर I की वैल्यू इज लेसर देन 1, दैट मींस कि आपका जो सल्यूट पार्टिकल है वो एसोसिएट हो रहा होगा ऑन गोइंग इनटू द सॉल्यूशन। सो this part, these conditions are very very important, so please make a point of these conditions, क्योंकि इन्हीं conditions के basis पे आपके numericals बनते हैं और आपकी conditions बनती हैं। Is that clear? All right, giving you exactly 20 seconds to see these formulas. We are going to start with the numericals. Be ready with your pen, paper, notebook around you. Come on, be quick, all of you. Your videos should be on. The moment your video gets off, I will pull you out of the meeting. I will not listen to anything. I will pull you out of the meeting. Please keep your videos on throughout the meeting. Yes, great. Chalo, let's go ahead quickly and solve the first question. The first question, Mohak, कहां पर है तुम्हारा ध्यान? कहां पर है? You are speaking to someone in the background. हाँ सर, मैं मम्मी से बात कर रहा था। 1 hour मम्मी पापा सबको बोल दो प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करो, है ना? For 1 hour you can do that. चलिए, let's go ahead. The first question coming up on your screen. क्वेश्चन दिख रहा है पूरा का पूरा सबको? Just give a thumbs up or something, या nodding in your video so that I come to know कि हाँ दिख रहा है। All right, great, great. चलो फटाफट से क्या करेंगे? वही चीज जो सर हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम गिवन डेटा निकालेंगे। सिंपल है, निकालो गिवन डेटा। क्वेश्चन सिंपल रखेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपली पहली लाइन से हमें पता चल गया TBS मुझे ढूंढना है, पहली लाइन से पता चल गया।
When 2 grams of Na2SO4, मतलब आपको मास ऑफ सल्यूट दे दिया है 2 grams, मोलर मास ऑफ सल्यूट दे दिया है 142 grams, was dissolved in 50 grams of water, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है 50 grams. अब क्या बोल रहा है वो, ध्यान से, लास्ट लाइन में ही सब कुछ है. Assume that Na2SO4 undergoes complete ionization. पूरा का पूरा आयोनाइजेशन हो रहा है Na2SO4 का. मतलब क्या, अल्फा की वैल्यू उसने दे दी है कि 100% अज्यूम करो, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू 1. फ्रैक्शनल फॉर्म में देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1, परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 100%. अब अपने को पता है बच्चे, देखो अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1 होता है. ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू अगर उसने दे दी है 1, तो मैं लिख सकता हूं N-1 इज इक्वल्स टू I-1, और ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो मतलब I की वैल्यू इज इक्वल टू N. प्रूव कर दिया देखो मैंने आपके लिए. वो मैंने आपको फैक्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कब I इज इक्वल्स टू N होगा, बट यहाँ पर आपको प्रूव भी कर दिया मैंने कि देखो I इज इक्वल्स टू N आता है जब अल्फा की वैल्यू 1 है. तो क्वेश्चन है कि सर N कैसे ढूंढा जाए. तो N देखो, Na2SO4 दिया हुआ है ना, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो Na प्लस ट्वाइस एंड SO4 2 माइनस ऐसे जाएगा. कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऋषित भावसर को दिख रहे हैं? ऋषित, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? सर 3. तो मतलब आपका N वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया है मेरे बच्चे? 3. N वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया है? दैट इज 3. And we have already proven that I is equals to N for complete dissociation. तो मैं डायरेक्टली I की वैल्यू 3 रख सकता हूं in this numerical. Is that clear? अब आपके पास फॉर्मूला है सिंपली डेल्टा TB is equals to KB into मोलैलिटी. मोलैलिटी आप ढूंढ सकते हैं, KB आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. डेल्टा TB फाइंड आउट करो क्या आ रहा है. डेल्टा TB फाइंड आउट करो क्या आ रहा है. जिनका आ जाए प्लीज चैट बॉक्स में रेज हैंड का सिंबल करिएगा. प्लीज डू नॉट पुट अ थम्स अप बिकॉज थम्स अप थोड़ी देर के बाद चला जाता है. रेज हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इन द पार्टिसिपेंट. आई कैन सी इन द पार्टिसिपेंट लिस्ट. हैंड रेज जो है वो काफी देर तक रहता है. थैंक यू. कम ऑन, बी क्विक, बी वेरी वेरी फास्ट. डेल्टा TB का वैल्यू निकालिए. कैलकुलेशंस करने हैं, इजी क्वेश्चंस रखे हैं मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है आपको. डेल्टा TB निकालो फटाफट से. कैलकुलेटर्स पड़े हुए हैं बाजू में, आई नो दैट. भले वो चोरी छुपे यूज हुए जा रहे हैं, बट है तो सही. Arit has solved the question already, and I think from this batch Arit is the one who has submitted the NCERT and exercise solution also. Ayush has solved it. So it's my kind request, NCERT please solve karna shuru karen, because coming Friday and Saturday, your chance will be on Saturday. You're going to have a test of solutions chapter, MCQ test hai. I'm not putting theory questions, aap logo ke liye bhi trouble na ho. So just MCQ test on Saturday. I'll be taking before that on Thursday. In Thursday's class, I'll be taking NCERT के कुछ questions. Good. Rishit has solved it. Aditya Vartak has solved it. What is the answer, Arit? What is the answer of delta TB you are getting? Arit, come on, be quick, yaar. Sir, 0.145 approximately. 0.145. क्या डिग्री सेल्सियस केल्विन क्या आ रहा है? Kelvin. केल्विन डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा? 0.145 मतलब उसको -273 -273 करेंगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. बच्चे गलती मत करना है, ऐसी गलती मत करना प्लीज. इट इज डेल्टा. डिफरेंस है. आप उसको डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, वैल्यू सेम ही आएगी. ऑलराइट. ये छोटी सी मिस्टेक है जो बच्चे रखते हैं. डेल्टा TB में या डेल्टा TF में, दोनों में डिग्री सेल्सियस केल्विन सेम वैल्यू आएगी. किसी के पास और दूसरी कोई वैल्यू है यहाँ पर? दूसरी कोई वैल्यू किसी के पास है? प्लीज अनम्यूट एंड गिव द आंसर.
सर मेरे कैलकुलेशन एरर भी 73 आ रहा है। 73, माय गॉड। डेल्टा, बच्चे ध्यान दो, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल आती है। इट इज नेवर गोइंग टू बी दिस लार्ज वैल्यू। तो अगर ऐसा आता है तो प्लीज मेक श्योर कि एग्जामिनेशन पॉइंट में भी अपने इंस्टिंक्ट को समझो कि इतना नहीं आ सकता। यस ऋषित, इज द वैल्यू दिस यू आर गेटिंग? बी क्विक। Yes, sir. ओके, आदित्य वर्तक, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू? Yes, sir. Aditya Vartak, Yes, sir. so you have also got the same value, but the value I have got with me is 0.439 kelvins. 0.439 Kelvin. The value that I have got with me is 0.439 Kelvin. सर मेरा भी यही आ रहा है। किसका आ रहा है ये 0.439? ध्रुव शाह। तो आपने 0.145 बताया मेरे को, नहीं अरित ने बताया मेरे को, सॉरी। सो बच्चे 0.439 डेल्टा टीबी का आंसर है। क्या ये मेरा आंसर है? क्वेश्चन का आंसर ये है मेरा। इज दिस द आंसर टू द क्वेश्चन? इज माय क्वेश्चन कंप्लीट? No, sir. Plus 100 करना पड़ेगा। नो, मुझे ध्यान से देखो, डेल्टा टीबी मिला है। डेल्टा टीबी इज टीबी एस माइनस टीबी नॉट, which is equals to 0.439 डिग्री सेल्सियस लो, केल्विन लो, डज नॉट मैटर। अब यहां पर देखो, टीबी नॉट की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, हमको टीबी एस ढूंढना है, बट टीबी नॉट की वैल्यू दी नहीं हुई है। तो किसी ने अभी बताया कि सर 100 डिग्री सेल्सियस ले लो। क्यों लिया उसने 100 डिग्री सेल्सियस? ऋषित, आई थिंक यू गेव दिस आंसर। Yes, sir. Yes, why water है। yes, because it is given aqueous solution है, water है, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। हिडन डेटा, लास्ट क्लास में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस को उधर लेके जाएंगे तो टीबीएस का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 100.439। दिस इज योर फाइनल आंसर विद अ डिग्री सेल्सियस ऑन इट। अगर यही आंसर केल्विन में देना है तो यहां आंसर केल्विन में चेंज हो जाएगा। यहां आंसर 373.439 केल्विन आएगा, सेम वैल्यू नहीं रहेगा, बिकॉज अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू हो गया है। यहां पर देखो डेल्टा नहीं है, नो मोर डेल्टा। क्लियर? सो योर फाइनल आंसर आई विल बी राइटिंग डाउन ओवर हियर ऑन टॉप। क्या आ रहा है? अगर डिग्री सेल्सियस में लोगे तो आपका आंसर आएगा 100.439 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.439 केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, प्लीज मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें। आई विल ट्राई टू कवर द वैरायटी, बट क्वांटिटी फिर आपको क्रिएट करनी है। ऑलराइट, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स once the question is complete. All right, let's go ahead. Second question already there on the screen. Be very quick, very very easy questions. आपको simply क्या बताना है? You have to just tell what is the nature of the solute. क्या वो associate होगा या dissociate होगा? तो उसके लिए अभी अभी हमने conditions देखी थी based on I value. I की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो neither dissociate nor associate. लेस देन 1 एसोसिएट, ग्रेटर देन 1 डिसोसिएट। तो देखो आप बच्चे यहां पर 3 ऑप्शंस में दे देता हूं, ए बी सी। पहले वाले में एसोसिएट, दूसरे वाले में डिसोसिएट, तीसरे वाले में नाइदर, और डी में नन। जिसमें डी ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है आपके लिए, क्योंकि नन तो होगा नहीं, आई की कुछ तो वैल्यू आएगी, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे दिया हुआ है, वेट ऑफ सल्यूट दिया है उसने 3 ग्राम्स। अच्छा देखो लास्ट लाइन में उसने मोलर मास ऑफ सल्यूट भी दे दिया है। सो मोलर मास ऑफ सल्यूट इज गिवन 246 ग्राम्स, बट ध्यान से उसके आगे वर्ड देख लेना, नॉर्मल मोलर मास है वो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। I find the first way to be easier
but yet I will explain both the ways. जिसको जो method अच्छा लगे please do that. Volume of the solution दे दिया है उसने 100 ml. अब वो बोलता है कि जब ये 3 ग्राम 100 ml में डाला तो पाई का वैल्यू आ रहा है 2.5 एटमॉस्फेयर. ABC ऑप्शंस अपने दिमाग में रखिएगा. Associate, dissociate, neither. I want page on this side, so I'm rubbing these options over here for now. All right. Please stay on the screen and see the solution. इसी तरीके से आपको solve करना रहेगा. First method, I'm giving first method over here. First method. देखिए बहुत सिंपल है. आप फॉर्मूला यूज करेंगे pi is equals to I into molarity into R into T. I think the blue color is not visible. I'll take black only. First way, pi is equals to I into R into molarity into T. Clear? What you have to do over here is R का वैल्यू सबको पता है क्या लेना है, 0.0821. क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर देखो एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है. आपका पाई जो है वो एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है. Molarity is nothing but moles of solute upon volume of solution. Moles of solute को further expand कर सकते हैं. Weight of solute divided by molar mass of solute into volume of solution in liters. और temperature 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो प्लीज 25 मत रख देना. एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. जहां पर भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बारी आती है ऑलवेज टेक इट इन केल्विन्स. 298 केल्विन्स लोगे आप यहाँ पर. 25 मत ले लेना. People who are understanding the question good, जिनका हो गया है, put a raise hand symbol so that I can see that you have solved already the question. All right, Ayush has already solved it. Great. अब यहाँ पर देखो, what you have to do over here in this formula that I've given on the screen, solve for I. Clear? Directly. तो I का वैल्यू आपके पास कुछ आएगा. 1 आएगा, less than 1 आएगा या greater than 1 आएगा. जो भी आता है उसके डिपेंडेंट आपका आंसर होगा. क्लियर? ऑलराइट, आंसर पे आते हैं अभी हम. आई एम गिविंग द सेकंड वे टू सॉल्व दिस. सेकंड वे टू सॉल्व, देखो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ध्यान से देखो, मैंने सेकंड फॉर्मूला में आई नहीं डाला है. सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज आई डोंट पुट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मैं सेकंड वे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालता हूं. तो यहां पर जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, लेट्स से कुछ भी एक्स वैल्यू आया, दिस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट से निकला है. उसने एक्सपेरिमेंट ही तो किया है कि भाई जब 3 ग्राम 100 ml में डाला तो 2.5 एस्मोटिक प्रेशर देखने को मिला. तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन वैल्यूज का यूज करके, गिवन वैल्यूज का यूज करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास निकाल सकते हैं. अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, ये जो ऊपर देखो नॉर्मल वैल्यू दी हुआ है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, उसके साथ कंपेयर कर लो. अगर आपका एक्सपेरिमेंटल मोलर मास comes out to be equals to theoretical molar mass mt, तो neither dissociate neither associate. बट अगर आपका एक्सपेरिमेंटल मोलर मास कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल मोलर मास, ध्यान से देखना, एक्सपेरिमेंटली मोलर मास ज्यादा नजर में आ रहा है. दैट मींस व्हाट, कि आपने लिया तो 1 मोल था, 1 मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, या 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो 2 मॉलिक्यूल्स एक बन के जी रहे हैं इन द सॉल्यूशन, इसीलिए आपको मोलर मास जो है वो ज्यादा दिख रहा है. क्लियर? और तीसरा मतलब दिस, ये जो केस हो जाएगा वो किसका केस हो जाएगा? एसोसिएशन का. और तीसरा केस व्हेन मोलर मास एक्सपेरिमेंटल इज लेसर देन मोलर मास थ्योरेटिकल. मतलब क्या, कि आपका जो पार्टिकल है वो अंदर जाके डिसोसिएट हो रहा है. क्लियर? सो Alright, I think the screen is gone from your phones. सर Just आपका put a वॉइस thumbs up, भी just Put a इको हो thumbs रहा up है if you're not able to see. सर एको हो रहा है, वॉइस क्लियर नहीं है. Okay, Okay. I think it's I back. think it's back.
सर अभी भी एको हो रहा है, बहुत ज्यादा एको हो रहा है। बहुत ही Okay, ज्यादा okay. एको है, अभी अभी ठीक है? अजीब लग रहा है। अभी ठीक है? एक म्यूट कर दो ना सर। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, अभी ठीक है? हाँ सर अब ठीक। हाँ, ऑलराइट। वो मेरा पीसी भी अनम्यूट था। ऑलराइट, कमिंग बैक ऑन टू द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे थे हम। वो चला गया जो हमने लिखा था, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन वंस अगेन एवरीथिंग। आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करें, वन थिंग, या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करें, which will be your experimental molar mass. These are the two ways to calculate this question. And already I find 5 of the people have already given the answer. Not 5, 4. Prablin, Rishit, Aditya, Ayush. Yes, Prablin will give me the answer. I का वैल्यू निकाला है या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला है? क्या निकाला है प्रॉब्लिन आपने? आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू मेरे बच्चे 0.837. 0.837. So she has calculated 0.837, जिसमें I का वैल्यू I can see is lesser than 1. 1 से छोटा है, तो अगर वो 1 से छोटा है तो मेरे बच्चे वो एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट हो रहा है? तो वो एसोसिएट हो रहा है. So solute particle is associating in the solution. Very very important. Please बच्चे टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. दोनों ही तरीके सही हैं. अगर आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एक्सपेरिमेंटली निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है, जो भी x ग्राम्स पर मोल आएगा आपका आंसर, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 293 के अराउंड आता है, अगर कोई कैलकुलेट कर रहा है तो देखो 293, और ये गिवन जो थ्योरेटिकल मोलर मास है वो 246 है. So 293 is greater than 246. मतलब experimental molar mass is coming out to be greater than theoretical. So in both the ways, answer will be association of the solute particles. Both the ways. Great. So I can see lots of hands are raised, and I can see that most of you have got the answers. All right. Okay. Lower down your hands, bache. Let's move on to the next question. Once again, very interesting question. देखो मैंने हर एक क्वेश्चन में आपके लिए वैरायटी कवर करने का कोशिश किया है. I have not tried to make quantity over here, only quality of questions समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं. क्या दिया है once again क्वेश्चन के अंदर? देख लीजिए. 2 grams of benzoic acid dissolved in 25 grams of benzene. तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है 2 grams, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है बेंजीन 25 grams, shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. That's my question to all of you कि ये लाइन पढ़ने के बाद आप TFS लिखोगे या डेल्टा TF लिखोगे? Come on. डेल्टा टी Delta TF, delta TF, delta TF. Delta All right. TF. Everybody is clear with the language. कि जैसे ही आप it shows depression in freezing point equal to 1.62. तो कुछ बच्चे इसको कई बार TFS ले लेते हैं. So don't do that. This is the value of delta TF 1.62 Kelvin. अब इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो यहाँ पर शुरू होता है. वो बोलता है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज KF का वैल्यू उसने दे दिया है बेंजीन के लिए 4.9 केल्विन kg per mole. What he's saying, what is the percentage association of the acid? वो बोल रहा है कि बेंजोइक एसिड जो है वो एसोसिएट होता है, बट वो पूछ रहा है कि परसेंटेज एसोसिएशन मतलब देखो ये ऑरेंज बॉक्स में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. अल्टीमेटली मुझे क्या कैलकुलेट करना है? बीटा कैलकुलेट करना है. आई नीड टू कैलकुलेट बीटा. ऑलराइट. तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा. डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी. अच्छा, मोलैलिटी को मैं फर्दर एक्सपैंड कर सकता हूं. मोलैलिटी को मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट
divided by molar mass of solute into mass of solvent. वो ग्राम्स में अगर जाएगा तो यहाँ पर 1000 का फैक्टर आपको दिखेगा. In this formula, solve for I. Solve for I. I के लिए solve करें. ठीक है? That's your step number 1. डेल्टा TF है, KF दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड का. क्या हो जाएगा? 12 into 6 plus 6 into 1. अच्छा 12 into 7 ही कर लो, 7 कार्बन है. 12 into 7 plus 6 into 1 plus 16 into 2. टोटल मारो, आपके पास मोलर मास रेडी हो जाएगा. ठीक है? सो सॉल्व फॉर I. सबसे पहले I का वैल्यू निकालें. माइंड इट, कुछ बच्चे I निकालते निकालते एक आंसर पे आके रुक जाएंगे. दैट इज नथिंग बट 0.5. डोंट डू दैट. डोंट डू दैट. I की वैल्यू जब भी निकाल रहे हैं एटलीस्ट 3 डेसिमल तक उसको करेक्ट करें. करेक्ट योर आंसर टू 3 डेसिमल प्लेसेस व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर I. मेक दैट हैबिट. 3 डेसिमल तक आपको निकालना है और उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा बोला है. 3 डेसिमल तक निकालना है. कम ऑन क्विकली I की वैल्यू निकालें. हाफ आंसर मैंने दे दिया है, हाफ आपको निकालना है. जिसका I का वैल्यू आ गया है, प्लीज रेज योर हैंड. रिशित, you've got I's value. Please tell me what is I value. आपकी I की वैल्यू आ गई है. I'm not audible. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Okay, great. Okay, Rishit, I'm not able to hear you. You can write down your answer in the chat box. Okay, Mohak wants to answer. Mohak, हाँ sir. what is the I value you've got? Come on, be quick. 0.5136. Yes. 5136. 5136. Is that the exact value? सर मेरी अलग आ रही है. हाँ, क्या आ रही है? 0.504. हाँ सर 0.504. 504. 504. 0.5041, 0.5042, 0.5043. Sold. This is the correct value. 504. Calculations error mat karo. Please. That's the reason we are taking these numerical sessions for you people. Please, please, please practice यार. Practice के बिना नहीं होगा. Kind request. Practice करो. All right. Come on, come on. I का वैल्यू निकल गया 504. अब मुझे बीटा निकालना है. बीटा की वैल्यू. तो बीटा का वैल्यू क्या था? I minus 1 upon n minus 1. तो देखो I निकाल दिया आपने. n क्या होगा मेरे बच्चे? n कोई बता सकता है n क्या होगा? 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दिया है डाइमर बना रहा है वो डाइमर. ठीक है, तो जब डाइमर दिया है तो n का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा. सॉल्व फॉर बीटा. चलो बीटा का वैल्यू बताओ फटाफट से. सर 0.99. 0.992. 0.992 एग्जैक्ट आंसर. मैंने बोला 3 डेसिमल तक उसको करेक्ट करो. 992. अब ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नो सर. क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं. No, sir. क्यों? क्योंकि देखो उसने क्या Percentage. पूछा है? परसेंटेज पूछा है. ये आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में निकाला है आंसर. परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो. 99.2% इज योर आंसर, फाइनल आंसर. कम ऑन बी क्विक. फटाफट से सॉल्व कर डालो ये क्वेश्चन जिनका नहीं हुआ है.
राइट? दो आंसर्स निकलेंगे, एक आई का निकलेगा और एक बीटा का परसेंटेज निकलेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम एज दिस क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम। क्या चेंज है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, व्हाट इज द चेंज वो खुद डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गो अहेड and solve it. I give you exactly 2 minutes to solve this. Come on, quick. जिसका आंसर आ जाए, put a raise hand symbol. Come on. Karan has already solved it. Karan ने already solve कर दिया है। नहीं सर, हैंड ऑन नहीं दिख गया था, सॉरी। Okay. Fast. Very simple question. Exactly same as the one which was given just before this. किसी का भी आंसर नहीं आया। 2 minutes are already over. Nobody has got the answer. देखो आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है पहले यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ कैसे निकालेंगे? टीएफ नॉट माइनस टीएफएस। वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टीएफ नॉट, हिडन इंफॉर्मेशन। वंस अगेन सर 1.2%। कितना? 1.2। 1.2%। बच्चे देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, केसीएल है, केसीएल मतलब ऑलमोस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑलमोस्ट। तो इसका 90% से ऊपर ही आना चाहिए आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा ढूंढना है, बीटा नहीं ढूंढना है, अल्फा ढूंढना है। दैट वाज द चेंज इन द क्वेश्चन। सर इट्स 88%। 88%, वन आंसर। 1.2 तो बिल्कुल ही गलत है। 88 is one answer. All right, you can mute yourself. Ayush has given 88%.
सर 89। 89% वन आंसर। चलिए फटाफट से। उसमें आगे से प्रिसाइज रहना हो तो उसमें आगे पॉइंट्स का निकाल लो। चलेगा 89% चलेगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। सर 88.902। 88.902 ठीक है। चलो वो 88% ही है, 88 89 के बीच में है। सो 88 हो 89 हो, दोनों वैल्यूज मान ली जाएंगी, बिकॉज 2-3% तक 4% तक आंसर को करेक्ट दे देते हैं वो लोग। सर 92 पॉइंट कुछ है। Who's 92 this? Vartika. Vartika. Vartika has given me 92%. Vartika, I sell your answer. 92% is the correct answer. Precise answer. 92 point something आएगा। 92 या 93 दोनों में से कोई एक आ रहा है आंसर, आपको सही दिया जाएगा। But 88, 89 not right. Will not be given. All right. 92% is your final answer to this. जिन लोगों का ये 88, 89 आया है, उन लोगों ने बहुत सारा राउंड ऑफ किया होगा वैल्यूज में। प्लीज माइंड इट, बोर्ड लेवल पे आप वैल्यूज को 2 डेसिमल तक एटलीस्ट लें, 3 डेसिमल तक ले लेंगे तो नथिंग बेटर देन इट। तभी आपको प्रिसाइज करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। एमसीक्यूज में बच्चे, एमसीक्यूज में वैल्यूज दिखती हैं, बोर्ड में नहीं दिखेंगी। यस ऋषित यू हैड अ डाउट। सर 91.6 से आ रहा है। ठीक है 91.6 ओके, अप्रोक्सीमेटली 92, बट नहीं ऐसे आई डोंट नो इफ यू विल गेट मार्क्स फॉर 91.6। ओके सर। जनरली तो दे देते हैं। इफ द आंसर इज 92 पॉइंट समथिंग, तो 91 से 93 के बीच में कोई भी वैल्यू लिखो वो दे देते हैं आंसर। जनरली दे गिव दैट। 92 would be the exact 92 point something कुछ आता है इसका आंसर। सो जिसका भी यहाँ आ रहा है, that will be the correct answer. Mohak has done a blunder. He is already banging his head. Mohak नहीं 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 बच्चे नहीं, खिड़की से नहीं कूदना है यार। मैं अरे कोई नहीं बात कूद नहीं, रहा 92% है, लिख ले आंसर। वो देख रहा हूँ गलती कहाँ पे हुई है, समझ में नहीं आ रहा। All right. Great. चलो next question. Come on, be quick. Next question. Very simple. फटाफट से सॉल्व कर दो इसको। We are already up with the session's time, but I will take this 2 minutes of your life. बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल। वैंट ऑफ फैक्टर निकालना है, आई, सिंपली आई निकालना है। सर यस सर बस एक डाउट है। बोलो। 0.5 डिग्री है, 0.45 0.5 45 हाँ या हाँ that is for the freezing point of solution containing 0.3 gram is lowered by 0.45 degree Celsius. हाँ ठीक है। lowered by that much, so Yes. that So is that means that is delta TF. Yes. Perfect. That's delta TF. That's the language. बच्चे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें बस यही नहीं पता चलता है कि वो TFS है या डेल्टा TF है या TBS है या डेल्टा TB है। लोअर्ड बाय मतलब वो डायरेक्टली डेल्टा TF की वैल्यू दे रहा है। लोअर्ड टू तो मतलब वो TFS की वैल्यू है।
quick. Come on. फटाफट से कर दो. You have exactly 30 seconds left. I का वैल्यू निकालना है. सब कुछ दिया हुआ है. 0 point something something आएगा. Zero point 616. 616 is one answer. 0.512. 0.512 is one answer. 0.527. 0.527 is one answer. Very close. 512, 512, 527. Very close answers. Both the answers will be given correct. सर Exact. 0.520 आ रहा है. Exact answer. 527 is the exact answer. I think Mohak gave this. This is the exact answer. 527. 512 correct है. 520 correct है. कोई दिक्कत नहीं है. मिलेंगे इसके marks. Don't worry. You will get the marks to this. All right. Simple सा क्वेश्चन था यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. Coming up next on your screen, take a screenshot of this question. Take a screenshot of this question. Very simple once again. Not going to put you into hardships. Keeping it very simple for now. एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वेंट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे, वो हम थर्सडे की क्लास में देखेंगे सेशन में. ग्रेट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन. फटाफट से स्क्रीनशॉट. All right. Great. So I'm already 5 minutes above your session. Really sorry for today. थोड़ा late हुआ था अपना session. We'll meet up once again in the next session with the NCERT questions of solutions. जितना हो सकता है NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर देना. मैं उसमें से जितने अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं जो मुझे पता है कि डाउट आएगा ही आएगा, वो मैं यहाँ पर ले लूंगा सेशन के अंदर. We will have 1 hour. So almost 5 to 6 questions, 7 questions जो अच्छे वाले वो सॉल्व हो जाएंगे. I will do that. All the solutions I'll be doing this. All right. Great. Chalo. Have a nice day. Bye bye. Take care. Bye, sir. Thank you, sir.